Hello learners, welcome back to Physics with Amit Gupta and बेस्ट ऑफ जेई मेंस 2024 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उस सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो है वर्क एनर्जी एंड पावर का। इस चैप्टर से मैंने 6 पीवाईक्यू सेलेक्ट किए हैं जिनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। तरीका सिमिलर रहेगा इस बार भी कि वीडियो टाइम स्टैम्प के साथ है, एक एक करके क्वेश्चंस लगाने हैं हमें पॉज करके, और अगर कोई दिक्कत आता है देन हमें सॉल्यूशंस के थ्रू जाना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो है 27 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अ बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग्स इन वर्टिकल प्लेन so that its magnitude of acceleration in the extreme position and the lowest position are equal. The angle of thread deflection in the extreme position will be. तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पेंडुलम है, एक नीचे एम मास का बॉल लगा होगा, एक यहाँ पे एल लेंथ का थ्रेड, और जो एक्सट्रीम पोजीशन में हमको थीटा बताना है तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे अपना बॉल रहा होगा एक्सट्रीम पोजीशन में और वो एंगल रहा होगा थीटा। जब यहाँ से ड्रॉप किया तो इनिशियल स्पीड 0 और यहाँ आकर के कुछ स्पीड गेन कर लेगा v। अब बोला गया है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वही सेम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशंस में हम देखें तो हम जो चीज़ें ड्रॉ कर पाएंगे वो ये ड्रॉ कर पाएंगे कि इस पर अभी ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन, नीचे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन होने वाला है तो रेडियल डायरेक्शन के फोर्स तो बैलेंस रहेंगे, जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो टेंजेंशियल आएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ वाला एंगल थीटा था तो ये एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। अगर बैलेंस करें तो हम लिखते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, टेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है बट एक बार समझा देता हूँ, टेंशन हो जाएगा mg cos थीटा के बराबर, और mg का ही एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा दैट इज mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो अपना नेट फोर्स होने वाला है वो होने वाला है mg sin थीटा। इसको लिख पाएंगे हम m a e लिख लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन का एक्सेलरेशन, दैट इज mg sin थीटा। m से m का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा g sin थीटा। जब ये बॉल यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटा है जो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, तो ये कुछ स्पीड गेन कर लेगा v, और यहाँ जो फोर्स लग रहे होंगे वो लग रहे होंगे टेंशन और mg का। तो ऊपर लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg, और साथ ही एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा इसके पास जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एट लोवेस्ट पॉइंट हमें पता है कि हमें केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलना है, दैट इज v स्क्वायर बाई आर। आर के जगह पे हम यूज करेंगे l। अब ये निकालने के लिए कि v स्क्वायर अपन l कितना है हमें सबसे पहले v पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, रेफरेंस पॉइंट हम लोएस्ट वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये लाइन अपना बन जाएगा रेफरेंस लेवल, और यहाँ से देखें तो जब हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट में हैं तो अपने पास कोई भी स्पीड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी mg, और इसकी हाइट निकालनी है तो ये वाला लेंथ l, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा अपना l cos थीटा। ये वापस पूरी लेंथ l थी तो ये बची हुई लेंथ हो जाएगी l माइनस l cos थीटा। तो हम लिखेंगे इसको mg l माइनस l cos थीटा। फाइनली जब ये यहाँ पहुँचा तो यही रेफरेंस लेवल तक पहुँच चुका है, तो केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ से लिख पाएंगे mg l को कॉमन कर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। मास वाले टर्म कैंसिल कर लेते हैं
यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन एल का टर्म अलग करेंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू 2g 1 माइनस कॉस थीटा। अब यही अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो लोएस्ट पॉइंट पे होगा। अब एक कंडीशन दी हुई है कि हमेशा AE और AC बराबर होने चाहिए। तो AE की वैल्यू निकली हुई है g साइन थीटा और AC की वैल्यू निकली हुई है 2g 1 माइनस कॉस थीटा। g से g का टर्म कट जाएगा, इधर बच गया साइन थीटा 2, इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, तो 2 इंटू थीटा बाई 2 जो कि बेसिकली थीटा ही बना, एक 2 से डिवाइड कर देंगे और एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दो रिलेशन होते हैं, एक होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक रिलेशन होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का यूज करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो साइन 2 थीटा जो है वो बन जाएगा 2 साइन, थीटा के जगह पे यहाँ थीटा बाई 2 है, साथ में कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से एक 2 इधर वाला और एक 2 इधर वाला मिला करके बन गया 4, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एक साइन थीटा बाई 2 का टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर से एक 2 का टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास कॉस थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2। कॉस का टर्म इधर लाते हैं, तो यहाँ बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2, tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2, दैट इज थीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बाई 2, एंड थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 बाई 2। तो ये अपना एंगल हो जाना चाहिए। ऑप्शन देखें तो 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 बाई 2, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सिलेक्ट किया है वो है 31 जनवरी शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम। अ सॉलिड सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 5 kg rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली अपने पास एक डिस्क है और इस डिस्क का जो मास दिया गया है हमको वो दिया गया है 50 kg का। साथ में ये भी बताया है कि ये जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास चल रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड से, और साथ ही ये डिस्क रोल कर रहा है, मतलब कि इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। अब हमको जो भी वर्क निकालना है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो सबसे पहले हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एक तो ट्रांसलेशन वाली और साथ ही साथ घूम रहा है तो इसके पास रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब ये रोलिंग चल रही थी तो यहाँ कुछ रिलेशन पहले समझ लेते हैं कि ये डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं m r स्क्वायर बाई 2, जहाँ r है इसका रेडियस, नहीं बताया हुआ है, देखते हैं क्या होता है इसका। और दूसरा प्योर रोलिंग है तो हम लिख पाएंगे v इक्वल्स टू ओमेगा r, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई r। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i के जगह पे m r स्क्वायर बाई 2, ओमेगा के जगह पे v बाई r, तो ये स्क्वायर करके v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r का टर्म जैसा मैं नहीं दिया था तो वो यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, और ये बच जाएगा अपने पास हाफ m वी स्क्वायर, और यहाँ 1/2 मिला करके 1/4 m वी स्क्वायर। जोड़ लें इसको तो एलसीएम लिया तो 4, 2 से हो जाएगा 2 टाइम्स में, 4 से 1 टाइम में, और एम वी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 m वी स्क्वायर।
जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल पाएंगे वो निकाल पाएंगे 3/4। मास दिया हुआ है अपने को 50 और ये हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर जूल में। अब इसको कैलकुलेट करें तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 10 हट जाएगा, ये भी 10, एक 4 से एक 4 का टर्म कैंसिल, एक 0 हटा लेते हैं और ये 2। अब ये 2 से करें तो यहाँ पे 2, मतलब कि टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 जूल। फाइनली हमको इसको रोक देना है तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई होगी वो हो जाएगी 0 जूल की। मतलब जो वर्क करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 6 माइनस 0, या बेटर कहें तो वर्क डन इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये हो जाएगा 0 माइनस 6 जूल, दैट इज़ -6 जूल। अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि हमें 6 जूल का वर्क करना पड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 6 जूल। इस टॉपिक से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है वो है 31 जैन के सेकेंड शिफ्ट का प्रॉब्लम। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg begins to move under the action of a time dependent force given by F equals to 60 I cap plus 6t square j cap. The power developed by the force at time t is given by। तो बेसिकली अपने पास मास दिया हुआ है 2 kg का और फोर्स दिया हुआ है 6t I कैप प्लस 6t स्क्वायर j कैप। हमें पावर निकालना है और पावर बेसिकली होता है F.v। तो फोर्स तो है अपने पास, हमें बस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा F/m। ये हो जाएगा 60 I कैप प्लस 6t स्क्वायर j कैप डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 3t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब इस एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में लाना है हमको, तो इसके लिए लिख सकते हैं a इक्वल्स टू dv/dt 3t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, dv इक्वल्स टू 3t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। इधर कर लेते हैं dt, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब हमको बताया गया है कि स्टार्ट्स टू इट बिगिंस टू मूव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जब टाइम 0 रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, किसी t टाइम पे वेलोसिटी v। तो dv का इंटीग्रेशन v 0 से लेकर v तक। यहाँ पे पहले x वाला कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो x वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा 3t का t स्क्वायर बाई 2 I कैप। यहाँ 3 तो कांस्टेंट रह जाएगा, t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 j कैप, लिमिट 0 से लेकर t तक। ये हो जाएगा v 3t स्क्वायर बाई 2 I कैप प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो t क्यूब j कैप। तो अभी अपने पास जो वेलोसिटी है वो इस फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। अब किसी गिवन इंस्टेंट पे पावर पूछा गया है तो P इक्वल्स टू हो जाएगा F.v। जो फोर्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 I कैप प्लस 6t स्क्वायर j कैप। तो 60 I कैप प्लस 6t स्क्वायर j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमको v से, तो 3/2 t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप। I कैप और I कैप वाले मल्टीप्लाई होंगे तो 60 इंटू 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t स्क्वायर इंटू टी क्यूब। मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से 6 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 9t क्यूब, और यहाँ से बन जाएगा 6t की पावर 5। तो जो अपना पावर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए 9t क्यूब प्लस 6t की पावर 5। तो 9t क्यूब 6t की पावर 5, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास है 5 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट का प्रॉब्लम। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट पावर सोर्स। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो बेसिकली जो हमारा पावर है उसे हम कांस्टेंट k बोल सकते हैं।
और हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन पता करना है। तो पावर को लिख सकते हैं हम फोर्स इनटू वेलोसिटी इट्स सम कांस्टेंट के। इसको लिख सकते हैं m इंटू ए इट्स सम कांस्टेंट के। मास तो रहेगा ही। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू वी इट्स सम कांस्टेंट के। अब चीज़ों को एक तरफ कलेक्ट करें तो ये बन जाएगा वी डी वी इंटीग्रेशन के बाई एम डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो जीरो टाइम पे मान लेते हैं रेस्ट पे रहा होगा, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी अपनी वी हो जाएगी। वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट अपना अगेन जीरो से लेकर के वी तक। के बाई एम कॉन्स्टेंट था जो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट पुट कर देंगे जीरो से लेकर टी तक। ये टर्म हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू के बाई एम और ये टाइम टी। अब यहाँ से v का टर्म बनाए तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू के बाई एम इंटू टी, वी इक्वल्स टू रूट अंडर टू के बाई एम इंटू टी का पावर 1/2। अब हमको डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू रूट अंडर टू के बाई एम टी का पावर 1/2। ये इधर हो जाएगा रूट अंडर टू के बाई एम टी का पावर 1/2 डी टी। जीरो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, किसी टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट एस। डी एस का इंटीग्रेशन एस, जीरो से लेकर एस, ये हो जाएगा रूट अंडर टू के बाई एम कॉन्स्टेंट। टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, जीरो से लेकर टी। इधर आ जाएगा एस, ये वाला 3/2 को लिख सकते हैं 2/3 रूट अंडर टू के बाई एम और ये टी की पावर 3/2। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। ऑप्शन को चेक करें तो टी की पावर 3/2 ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। इस टॉपिक से जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है वो है 9 अप्रैल के शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल्स टू अल्फा रूट x वेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट। Total work done by all the forces applied on the particle during its displacement from x equals to 0 to x equals to d will be। तो बेसिकली हमको वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया अल्फा और रूट एक्स और वर्क पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो फाइनली ऑब्जेक्ट पहुंच जा रहा है जीरो से चल के डी पे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज हाफ एम और ये वी हो जाएगा अल्फ़ा और एक्स की जगह पे डी। इसका स्क्वायर कर ले तो ये बनेगा हाफ एम अल्फ़ा स्क्वायर डी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये भी लिख लेते हैं हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम अल्फ़ा और इनिशियली ऑब्जेक्ट है जीरो पे, तो एक्स के जगह पे जीरो पुट कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हम लिख पाएंगे जो नेट वर्क डन है ऑल फोर्सेस का वो हो जाएगा हाफ एम अल्फ़ा स्क्वायर डी माइनस जीरो दैट इज एम अल्फ़ा स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2। तो एम अल्फ़ा स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2 ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।